हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, स्टार्ट करें हम लोग क्लास नंबर 4। बताइए जल्दी, कैसे हो? सभी अच्छे हो? चलिए जल्दी से बताइए, सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सर, सेल में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बारे में। सर, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में। और बताओ सर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के बारे में। और आप लोगों को बताना है साइटोप्लाज्म मतलब जो आपका ये पूरा का पूरी सेल है, कोशिका, इसके अंदर आपका क्या क्या और कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। सर, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया। सर, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया। सर, हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया। सर, हमने लाइजोसोम के बारे में पढ़ लिया। क्या कोशिका के अंदर और भी पाए जाते हैं क्या? अरे सर, बिल्कुल पाए जाते हैं। अभी तो सर एक कोशिकांग और है ना? तो अभी एक दो कोशिकांग बचे हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। और कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, न्यूक्लियस, केंद्रक, उसके बारे में भी तो पढ़ना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नए कोशिकांग के बारे में। वो है हमारा प्लास्टिड। जो कोशिका के अंदर प्लास्टिड होता है वो क्या करता है, ये हम लोगों को समझना है। और दोस्तों, क्या आप लोग इसके ब्रैकेट में एक चीज देख पा रहे हो क्या? मतलब ये ऐसा कोशिकांग है, ये कोशिका का ऐसा पार्ट है जो केवल और केवल आपको प्लांट की कोशिका में मिलेगा। जो एनिमल्स होंगे उनकी कोशिका में आपको प्लास्टिड नाम का कोशिकांग नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, वैसे मैंने आपको इधर क्लियर ब्रैकेट में लिख दिया है। हालांकि जब हम लोग सारे कोशिकांग पढ़ लेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि दोस्तों ये वाले कोशिकांग आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, ये वाले आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी तो एक एक के बारे में समझिए किसका क्या काम है। आइए हम लोग समझते हैं प्लास्टिड। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, ये केवल आपको प्लांट की सेल में ही मिलेगा। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, प्लांट में ऐसा क्या काम होता है जो हमारी बॉडी में नहीं होता? क्योंकि यार ये कोशिकांग ऐसा है जो केवल प्लांट में मिल रहा है, यानी इसका कुछ कार्य होगा। और ऐसा कौन सा कार्य है जो केवल प्लांट में हो रहा है, हमारी बॉडी में नहीं हो रहा? ठीक है, तो आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस कोशिकांग के बारे में जानना। आइए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बताता हूं। जैसे मान लो ये प्लांट की सेल है, ये कोई पादप की कोशिका में है, ये रहा इसमें पाया जाने वाला प्लास्टिड। जैसे क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों का दो झिल्ली वाला एक कोशिकांग है। दो झिल्ली से घिरा होता है, ऐसे अंदर वाली झिल्ली थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, बाहर वाली झिल्ली ऐसी की ऐसी होती है। तो सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो प्लास्टिड होता है वो एक झिल्ली वाला कोशिकांग है या दो झिल्ली वाला कोशिकांग है, आप लोग बोलोगे दोस्तों दो झिल्ली वाला कोशिकांग है। और ये जो प्लास्टिड आपको मिलेगा केवल और केवल कहां पर मिलेगा? प्लांट की सेल में मिलेगा, पादप की कोशिका में मिलेगा। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। एक एक चीजें हम लोग आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो प्लास्टिड है इसके भी कुछ टाइप है क्या? दोस्तों, मैं जो ये वाली स्लाइड और आगे वाली स्लाइड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस दो स्लाइड से ग्रुप डी 2022 में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। तो आप लोग बोलोगे जी सर, ये जो होते हैं वो आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों, एक होता है आप लोगों का क्रोमोप्लास्ट। मैंने आपको क्या बताया? प्लास्टिड आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। दोस्तों, कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिनका कुछ रंग होता है, जिनका कुछ कलर होता है। और कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिसका कोई भी रंग नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोगों के प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं, रंग वाले जो आपके प्लास्टिड होते हैं, उसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और एक प्लास्टिड का टाइप ऐसा भी है जिसका कुछ कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, उसे आप लोग बोलोगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या आपको यह समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्रोमोप्लास्ट कौन सा है। सर, वो वाला प्लास्टिड जिसका कुछ कलर होता है, कुछ रंग होता है। और आप लोगों का ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई भी कलर नहीं होता, जो रंगहीन होते हैं। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? बिल्कुल। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि यार क्रोमोप्लास्ट आपका क्या है? सर, जैसे मान लो ये आपकी कोई प्लांट की सेल है, मान लो ये कोई पादप की कोशिका है। दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो मैंने आपको बोला कि ये एक प्लास्टिड है, बताओ इसका नाम बताओ ये क्या होगा? कमेंट करके बताओ, ये क्रोमोप्लास्ट होगा, ये ल्यूकोप्लास्ट होगा?
क्या इस प्लास्टिड का कोई कलर है क्या ये इसका कुछ रंग है क्या? बिल्कुल। तो कलर वाले प्लास्टिड को यानी रंग वाले प्लास्टिड को आप लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ये क्रोमोप्लास्ट है। आई क्या बात समझ में किसी को? ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि प्लांट की सेल के अंदर ये एक प्लास्टिड है ना, व्हाइट कलर का प्लास्टिड है। तो इस वाले प्लास्टिड को क्या बोलोगे? तो जो व्हाइट कलर का होता है, जिसका कुछ रंग नहीं होता, ऐसे प्लास्टिड को आप लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आई होप आपको ये 2 पॉइंट आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको पता है पिगमेंट किसको बोलते हैं, वर्णक किसको बोलते हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आप लोग बोलोगे सर पिगमेंट यानी वर्णक ऐसे पदार्थ है जिनकी वजह से रंग मिलता है। जैसे मैं आपको बोलूं यार, कोई पानी था, पानी के अंदर आपने रेड कलर की इंक डाल दी, लाल कलर की स्याही डाल दी, तो पूरा का पूरा पानी लाल रंग का हो जाएगा। यानी पानी के लाल रंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेड इंक, लाल स्याही। उस लाल स्याही की वजह से क्या मिला है? रंग मिला है। तो यहां पर पिगमेंट कौन है? वर्णक कौन है? रेड इंक है। तो पिगमेंट यानी वर्णक क्या होते हैं? सर ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से रंग मिलता है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, अगर टमाटर का रंग लाल है तो जरूर उसमें कोई ना कोई पदार्थ है जिसकी वजह से उसका रंग लाल है। तो कौन से पदार्थ की वजह से उसका रंग लाल होता है? लाइकोपीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि टमाटर में किस पिगमेंट की वजह से उसका रंग लाल है, आप लोग बोलोगे लाइकोपीन। सिमिलरली अगर प्लांट का रंग ग्रीन है तो वो भी तो किसी ना किसी वजह से होगा। तो प्लांट का ग्रीन कलर जो होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको बोला ये प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या है? एक प्लास्टिड है। जैसे मान लो ये मैंने बता दिया कि ये प्लास्टिड है। बताओ इस प्लास्टिड को क्या नाम दोगे? क्रोमोप्लास्ट दोगे या ल्यूकोप्लास्ट दोगे? बताओ। सर आपने बताया था ऐसे प्लास्टिड जिनका कुछ रंग होता है, कलर होता है, उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो सर ये रेड कलर का है, मतलब कुछ रंग है ना, तो इसको आप लोग बोलोगे क्रोमोप्लास्ट। मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ इसके अंदर ये प्लास्टिड है, ये एक प्लास्टिड है, तो बताओ इसको क्रोमोप्लास्ट बोलोगे ल्यूकोप्लास्ट? सर इसका कुछ रंग है, रंग वाले प्लास्टिड को आप लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, होता क्या है, कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। जिनके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जा रहा है, तो ऐसे आप लोग क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानोगे। बहुत कंफ्यूज होता है ये, इसलिए होता है क्योंकि आप लोग सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। कोई बोलता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कोई बोलता है क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आया। आप ऐसे समझिए बहुत आसान भाषा में कि ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को आप लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानोगे। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो देखो, अब जैसे मान लो कोई प्लांट सेल है, उसके अंदर क्या है? कोई क्रोमोप्लास्ट है। मान लो ये क्रोमोप्लास्ट है, और क्रोमोप्लास्ट में अंदर अगर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट, तो उसको आप लोग बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, कार्य क्या है, काम क्या है, कोई बता सकता है क्या? सर मैंने कहीं पर पढ़ा था क्लोरोफिल बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सर क्लोरोप्लास्ट के पास तो क्लोरोफिल है, यानी कुल मिलाके ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य अब कर पाएगा क्या? फोटोसिंथेसिस का कार्य कर पाएगा क्या? बोलते नहीं हो, गंदे बच्चे हो। बिल्कुल। तो क्लोरोप्लास्ट का एक कार्य क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इधर। अब दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे बताओ,
जैसे आपने भोजन किया, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जैसे मान लीजिए आप लोग दूध पी रहे हो, दही पी रहे हो, उसमें तो फैट होता है। तो कहीं ना कहीं जो दूध दही अंदर जा रहा है तो उसका जो फैट है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। या मैं बोलूं कि यार हमारी बॉडी की कोशिकाओं में कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट में जो स्टार्च है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल जो होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो कहां पर स्टोर होते हैं? तो प्लांट की मान लीजिए ये सेल है, कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका के अंदर क्या है? कलर व्हाइट कलर का बनाना पड़ेगा मुझे। ये क्या है आप लोगों का? ल्यूकोप्लास्ट है। तो इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आपका क्या होता है? फैट, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये 2 पॉइंट समझ में आए? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आगे चलिए। दोस्तों क्या मैं आपको यहां पर फोटोसिंथेसिस समझा दूं, प्रकाश संश्लेषण समझा दूं? क्योंकि इससे बेस्ट जगह कुछ भी नहीं है फोटोसिंथेसिस समझाने की। सर समझाओ ना। देखिए, जैसे हम लोगों को हम खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं ना। जैसे आप लोग मार्केट से सब्जी लेकर आते हो, फल लेकर आते हो, अनाज लेकर आते हो, वो कहां से मिलते हैं आप लोगों को? प्लांट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। यानी हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्लांट को फूड कैसे मिलता है? प्लांट दोस्तों इस प्रक्रिया से अपना फूड बनाता है। सर क्या होती है प्रक्रिया, थोड़ा सा समझाओ। देखो, जैसे मान लो ये प्लांट है। प्लांट क्या करते हैं? इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेते हैं, ठीक है। जड़ों से लेते हैं पानी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्लांट क्या करते हैं? सर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सर नीचे जड़ों से क्या मिल गया? इनको पानी मिल गया। अब ये तो क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। इससे भोजन कैसे बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण, निर्माण। फोटो का मतलब है लाइट। यानी ये अपने भोजन का निर्माण लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली ये तो कच्चा माल हो गया। अब इसको पकाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो सन लाइट में, सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होती है उसको यूज कर लेते हैं और इससे अपना क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। अपना क्या बना लेते हैं? फूड बना लेते हैं। अब मेरी बात को आप लोग प्लीज ध्यान से समझना। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना। पढ़ लो। एक लड़का है जिसने नाम रख रखा है नीरज सर, क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा? जो कमेंट करते जा रहे हो, हेलो दोस्तों कैसे हो, ये क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, यहां से नहीं, आपको वहां से भी ब्लॉक कर दूंगा। अंदर से दिए होंगे आपने 799 रुपए, कोई एहसान नहीं किया। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। क्लियर? ठीक है, मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। पढ़ाई करो, जितना मजे करने पढ़ाई से संबंधित करो। मैं खूब मजे कराऊंगा और दिन भर हंसी मजाक करता रहूंगा, लेकिन पढ़ाई अभी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। जैसे मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है, आपने मुझे दिए, लो सर 500 रुपए। लेकिन अगर मैं 500 रुपए वो ले ही नहीं रहा तो क्या मेरा काम बन पाएगा? क्या मान लो मुझे दवाई लेके आनी है मार्केट से, मैं बीमार हो रहा हूं। अब आप तो मेरी हेल्प कर रहे हो, सर लो 500 रुपए ले लो, लो गुरुजी हमसे 200 रुपए ले लो, कोई बात नहीं सर। लेकिन अगर वो मैं 200 रुपए ले ही नहीं रहा तो क्या मैं सही हो पाऊंगा? क्या, क्योंकि वो पैसे नहीं आएंगे तो मैं दवाई कैसे खरीदूंगा? सिमिलरली दोस्तों, अगर इन प्लांट के ऊपर सनलाइट जो पड़ रही है, इसमें जो एनर्जी है, अगर प्लांट इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे तो क्या भोजन बन पाएगा? क्या सर नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, प्लांट बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल सर। इन कोशिका के अंदर क्या प्लास्टिड पाया जाता है? क्या? बिल्कुल। प्लास्टिड 2 टाइप का होता है, एक तो कलर वाला, एक बिना कलर वाला। कलर वाले को आप लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे मान लो ये, सॉरी क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों अगर इसका कुछ कलर है तो इसका कलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं अलग अलग रंग के, लाल रंग का या हरा रंग का या बैंगनी रंग का।
अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग वाला पिगमेंट है, यानी हरे रंग वाला कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। मैं आपको बता दूं, अगर हरे रंग वाला पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो ऐसे आप लोग क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? अब दोस्तों ध्यान रखो, कोई भी पिगमेंट हो, चाहे वो नीले रंग का हो, चाहे हरा रंग का हो, वो क्या करता है? जो प्रकाश आ रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ये हरा वाला पिगमेंट है, ये जो क्लोरोफिल है, क्या वो भी प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा? क्या एब्जॉर्ब करेगा? क्या एब्जॉर्ब करेगा? क्या अवशोषित करेगा? क्या बोलो? हाँ। तो कुल मिला के क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो प्लीज, है ना? प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, टेंशन मत लो। दोस्तों जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट पे सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आपको पता है क्या सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है? कोई बताएगा क्या? सर सूर्य के प्रकाश का कलर होता है व्हाइट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बिल्कुल। एक्चुअली में आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग देखोगे ये व्हाइट कलर की जो लाइट है ना, ये 7 कलर की लाइट से मिलकर बनी हुई है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यानी मैं बोलूं इन 7 रंगों के प्रकाश को जब मैं मिला दूंगा, कौन से कलर का लाइट मिल जाएगा मेरे को? व्हाइट कलर का लाइट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी आपके पास में रंग आ रहा है व्हाइट कलर, या मैं बोलूं ये 7 कलर की जो लाइट का मिक्सचर आ रहा है, इसमें से फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा यूज होती है? ये रेड वाली, या ग्रीन वाली, या ब्लू वाली? तो आंसर मैं क्या बोलूं? व्हाइट बोल दूं क्या? क्योंकि इस व्हाइट में 7 के 7 कलर आ गए। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाए बताओ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 में बताओ, तो अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। देखो होता क्या है, मेरी बात समझो। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है क्या है? मैं फिर से बार बार बोलूंगा सर, प्लांट की सेल के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं। अगर कोई प्लास्टिड रंग वाला है, कलर वाला है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्रोमोप्लास्ट बोलोगे। और अगर किसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है, तो ऐसे आप लोग प्लास्टिड को क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना, ध्यान से बताओ। एक लड़का है विश्वजीत सरकार, जो बोल रहा है सर केमिस्ट्री में कार्बन और इट्स कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ाया है? गुस्सा मत हो जाना, गुस्सा हूं या नहीं हूं बताओ। सर आज गुस्सा मत करो। चलो बेटा, यार हमने है ना जो चैप्टर पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे एक चीज मुझे बताओ, कोई क्लास है जिसमें जोड़ बाकी सिखा रहे हैं कि 2+3 करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। 1+3 करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। अब उस क्लास का नाम है ना, मान लो दोस्तों उन्होंने, किसी टीचर ने रख दिया एडिशन, यानी आप लोग एडिशन सीख रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। किसी ने टाइटल रख दिया हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, तो आप ये बोलोगे क्या कि सर आपने एडिशन तो सिखाया ही नहीं उसमें? तो बेटा उसका नाम हमने रख रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन। उसमें पूरे कार्बन की सारी बातें उसमें हुई है। आ गई बात समझ में? ठीक है सरकार जी, आ गई बात समझ में? तो क्या है, इतना दिमाग अगर तुम पढ़ते हो ना तो समझ में आ जाता है, लेकिन तुम क्या है इंडेक्स देख के मुंह उठा के आ जाते हो यहाँ पर, यहाँ से वहां, वहां से वहां। ठीक है, समझ में आ गई बात को? तो यार इधर पढ़ो, आप पढ़ाई कुछ करते नहीं हो, रियल में मैं बोल रहा हूं, है ना? रियल बोलता हूँ, पढ़ाई करते नहीं हो, फिर है ना सीधे आप इधर से उधर, सर वो नहीं कराया, वो नहीं कराया, ध्यान तो पढ़ाई में रहता नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है? मतलब ऐसा आपका प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, या मैं बोलूं ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, ऐसे प्लास्टिड को आप लोग क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। बहुत बढ़िया। एक्चुअली में दोस्तों इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है?
जो सनलाइट आएगी ना आपके प्लांट के ऊपर, तो उसके अंदर ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या करेगा, उस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक्चुअली ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट, वो एब्जॉर्ब करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पिगमेंट होता है ना, जो क्लोरोफिल, वो आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, है ना। ये आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, आ जाओ। तो क्लोरोप्लास्ट हैज 3 पिगमेंट, इसमें 3 टाइप के आप लोगों को पिगमेंट मिलेंगे, वर्णक आपको 3 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से सर? एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, और एक होता है कैरोटीनॉइड नाम का। सर आपने तो बताया क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल के साथ में और भी मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है कैरोटीनॉइड। सर इनका काम क्या है? इन तीनों का ही कार्य क्या है? इन तीनों का ही कार्य क्या है? जो प्रकाश आ रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करना। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये प्लांट है, इसके ऊपर प्रकाश आ रहा है व्हाइट कलर का, उसमें 7 कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब दोस्तों ये जो प्लांट है, इसके अंदर आप लोगों के 3 टाइप के पिगमेंट है, एक तो क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी, और एक कैरोटीनॉइड। ध्यान से समझो, कोई बात नहीं है ना, देखो थोड़ा सा लगेगा, ध्यान से रखो, आप टेंशन मत लो आप। दोस्तों क्लोरोफिल ए क्या करता है सर? इट एब्जॉर्ब रेड एंड वॉयलेट एंड अ लिटिल ब्लू। यानी इसके ऊपर जो प्रकाश आया ना, उसमें जो वॉयलेट था वो इसने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और किसको कर लिया सर? रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़े बहुत ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। क्लोरोफिल बी ने क्या किया, जो प्रकाश आया था उसमें जो ब्लू कलर की लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और इंडिगो कलर की जो लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। कैरोटीनॉइड जो ये पिगमेंट था, इसने क्या कर लिया, ऑरेंज कलर और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ऑरेंज कलर और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और दोस्तों अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं क्या? अब मुझे यह बताइए, कौन सा ऐसा कलर की लाइट है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई? कौन सा एब्जॉर्ब नहीं हुआ सर? ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, ग्रीन कलर की बची रह गई। जो टोटल आपके पास में 7 रंग थे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, देखो ये वाले ने रेड एब्जॉर्ब कर लिया, वॉयलेट एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा बहुत ब्लू कर लिया, इस वाले ने ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया और इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, इस वाले ने ऑरेंज कर लिया और येलो कर लिया, यानी ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपने सुना है प्लांट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि यार उस पर जो भी लाइट जा रही ना सब एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो ग्रीन उससे टकरा के वापस आपकी आंखों में आएगी ना, तो आपको प्लांट से कौन सा कलर आता हुआ नजर आ रहा है? कौन सा कलर आता हुआ नजर आ रहा है? ग्रीन कलर आता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लांट के ग्रीन कलर का होने का कारण क्या है? क्योंकि 7 में से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। और जब ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो टकरा के वापस आपकी आंखों पे आ रहा है। तो प्लांट से कौन सा कलर आता हुआ नजर आ रहा है? ग्रीन कलर। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए। दोस्तों इन 6 कलर को एब्जॉर्ब करने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है सर? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये कैरोटीनॉइड। इनमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं? ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कर रहा है, कुल मिला के क्लोरोफिल कर रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लांट का ग्रीन कलर, प्लांट का ग्रीन कलर के पीछे कारण क्या है? हरे रंग के पीछे कारण क्या है? क्लोरोफिल है। समझ में आ गया? और कलर मिलता कैसे वो भी मैंने आपको पूरी अंदर की कहानी बताई। चलिए आगे चले, आगे चले, आ जाओ। तो मैं अगर बोलूं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट यानी वर्णक, जो कि क्या करते हैं? प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं क्या क्लोरोप्लास्ट का ये काम है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके भी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई प्लांट सेल है,
इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट वाला ये जो पिगमेंट पाया जाता है ना दोस्तों, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना बड़ा करके, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा नजर आएगा अंदर से। क्या आप लोग इसमें देख पा रहे हो क्या? जैसे मान लो एक सिक्का जैसे दिख रहा है, एक सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का। तो दोस्तों इस सिक्के को आप लोग बोलते हैं थैलेकॉइड, थैलेकॉइड आप लोग बोलते हो। और इस सिक्के एक के ऊपर, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये सिक्के की जो लड़ी होती है ना, लड़ी, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। साथ में दोस्तों इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा सा लिक्विड भी, कुछ थोड़ा लिक्विड भी भरा होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। बस आप लोग ये ध्यान रखिए, 3 चीजें याद रख लोगे आप लोग। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि स्ट्रोमा कहां पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा या राइबोसोम के अंदर मिलेगा, कहां पर मिलेगा? अरे सर, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है आप लोगों का स्ट्रोमा। सिमिलरली आप लोगों से थैलेकॉइड पूछ ले, सिमिलरली ग्रेनम पूछ ले, ये तीनों ही चीजें आपको कहां पर मिलती है? क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। दोस्तों क्वेश्चन अभी बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आ जाओ। चलो मुझे बताओ क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? सर ऐसे प्लास्टिड जिनका कुछ कलर होता है उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन वाले ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि जिन प्लांट की कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उन प्लांट का कलर क्या होगा? हरा होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आई बात को? तो ऐसा जरूर थोड़ी है कि जितने भी आप लोगों के क्रोमोप्लास्ट होंगे सब में सब हरे रंग वाले होंगे, सब में क्लोरोफिल होगा, नहीं, किसी में क्या होगा, किसी में क्या। तो क्रोमोप्लास्ट का बेसिकली काम क्या है? ये फ्लावर और फ्रूट को क्या करता है? रंग प्रदान करता है। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, यानी इसको फिर क्या बोल दोगे आप लोग? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम कार्य क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैक्सिमम सनलाइट वही एब्जॉर्ब करता है। जब तक एब्जॉर्ब नहीं करोगे खाना कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? मैंने बताया ना, ल्यूकोप्लास्ट तो बिना कलर का होता है। ये स्टार्च को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या, जो आप लोगों से ग्रुप डी में पूछे गए। इस बार देखो, इस प्लास्टिड से इतने क्वेश्चन पूछे गए, बताओ। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की हिंदी है पर्णहरित। दोस्तों ये जो कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, बताओ। दोस्तों इसकी इंग्लिश गलत लिखी हुई है, क्लोरोप्लास्ट। देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज बता दूं, प्लास्टिड जो होता है ना, उसको आप लोग लवक के नाम से भी जानते हो। लवक, लवक, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई, क्या? प्लास्टिड के बारे में क्या बताया? अगर आपने सुना होगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे। आपसे पूछा गया क्लोरोफिल आपको कहां पर मिलेगा, तो मैंने बताया प्लांट के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। अगर ये प्लास्टिड कलर वाला है, रंग वाला है, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? क्रोमोप्लास्ट बोलोगे। अगर ये रंगहीन है, कोई कलर नहीं है या सफेद रंग का है, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? ल्यूकोप्लास्ट बोलोगे। सही बात है क्या? मैंने आपको यह भी बताया था, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर क्लोरोफिल या मैं बोलूं पर्णहरित नामक पिगमेंट पाया जा रहा है, तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट को आप लोग क्या बोल दोगे? क्लोरोप्लास्ट बोल दोगे, हरित लवक बोल दोगे। बात क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ बताओ। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? मैंने आप लोगों को क्या बताया? व्हाट आर कलरलेस प्लास्टिड कॉल्ड? जो प्लास्टिड कलरलेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जो प्लास्टिड कलरलेस होता है, जिनका कोई रंग नहीं होता, या व्हाइट कलर के होते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं या ल्यूकोप्लास्टिड बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताए।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल यानी मतलब बेसिकली फैट का संग्रहण करता है? तो मैंने आपको बताया था प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा टाइप प्लास्टिड जिसमें कुछ भी रंग नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है, उसे आप लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? फैट, स्टार्च, प्रोटीन का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? चलिए इसका बताइए, उस वर्णक का नाम बताइए, उस पिगमेंट का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को नहीं करता। तो अगर कोई प्लांट ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उससे ग्रीन रिफ्लेक्ट होगा, हमको प्लांट ग्रीन कलर का नजर आएगा। उसके पीछे कारण कौन है? क्लोरोफिल है। आ गई बात समझ में? यहां तक आ गई बात समझ में? आ गई? चले आगे। चलो सर, कोशिका के अंदर और क्या पाया जाता है? दोस्तों जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर कुछ खाली स्पेस भी होता है जिसे आप लोग बोलते हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका। आइए तो इस वैक्यूल के बारे में हम लोग समझते हैं। समझ में आ गई बात को? इस वैक्यूल के बारे में समझते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एनिमल की सेल होती है ना, एनिमल की सेल के अंदर ये जो खाली स्पेस वैक्यूल होता है वो काफी कम होता है, छोटा होता है। जबकि दोस्तों प्लांट की सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है ना, ये खाली स्पेस होता है, ये काफी बड़ा होता है, रिक्तिका का साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, आ जाओ। चलिए तो वैक्यूल की थोड़ी सी नेचर हम लोग समझते हैं, ध्यान रखोगे तो पहले तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जंतु कोशिकाओं में ये जो रसधानियां होती है, ये जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल को रिक्तिका भी बोलते हैं, रसधानी भी बोलते हैं। तो एनिमल की सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है ना, छोटे आकार की होती है, जबकि पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लो, देखो ये पूरी की पूरी प्लांट सेल है, इसमें देखो वैक्यूल जो है ना, रिक्तिका देखो कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा खाली स्पेस है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो वैक्यूल है इसका काम क्या है? देखो किसी भी कोशिका के पास में, सबके जो भी आप लोग भोजन करते हो हर कोशिका तक पहुंचता है। तो अगर किसी कोशिका के पास में एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो वो उसमें वैक्यूल जो है ना, रिक्तिका, वैक्यूल रिक्तिका वो स्टोर कर सकती है। क्लियर है क्या? तो कोई ठोस या कुछ तरल, कुछ लिक्विड, कुछ स्टोर करना है तो वो वैक्यूल में हो सकता है। आप मुझे एक चीज बताओ, प्लांट में वैक्यूल का साइज बड़ा क्यों है, एनिमल में छोटा क्यों है? बताओ। क्योंकि सर जो एनिमल्स होते हैं, हम भी एनिमल है, हमको जब भूख लगेगी जब खाना खा लेंगे। सुबह लगी खा लो, दिन में लगी खा लो, रात को लगी खा लो। 3 बजे लग गई, स्विगी से ऑर्डर करके मंगाते हो तुम, पता है मुझे। या 3 बजे लगी तो पास में जो थड़ी है रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पर जाके चाय पी के आते होंगे स्टूडेंट लोग, यही करते हैं, मैं भी यही करता था। रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगी, पास में कोई थड़ी है तो वहां पर जाके चाय वाय पी ली। क्लियर है क्या? बताओ बताओ, सही बोल रहा हूं क्या मैं? लेकिन बेचारे दोस्तों प्लांट जो होंगे ना, ये अपना भोजन कब बना पाएंगे? केवल दिन में बना पाएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में बना पाएंगे। रात को तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी इनको दिन में ही पूरा खाना बनाना पड़ेगा। स्टोर इनको ज्यादा करना पड़ता है, तो इनको स्टोर ज्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए इनके वैक्यूल का साइज बड़ा है। आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? बोलो हाँ। अब दोस्तों ये जो वैक्यूल है, जो खाली स्पेस है ना, इसके चारों ओर एक लेयर है, या मैं बोल लूं वैक्यूल के आउटर में कोई लेयर है क्या, या वैक्यूल की कोई लेयर है क्या, कोई झिल्ली है क्या? हाँ, वैक्यूल एक लेयर से घिरा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है। क्या इसका नाम बता सकते हो क्या? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैक्यूल के चारों ओर जो लेयर है, जो झिल्ली है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट इसका नाम है। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए टोनोप्लास्ट क्या है, तो सर वैक्यूल रिक्तिका के आउटर जो लेयर है ना, उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे आज, ये क्या हो गया? चलिए अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसे दोस्तों एक कोशिका है, इसके अंदर कुछ खाली स्पेस है, ये है ना, तो ये बेसिकली क्या है? वैक्यूल है, रिक्तिका है, रसधानी है। ठीक है सर, इसका कार्य और क्या है? देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, या देखो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका साइज कम है,
प्लांट की सेल की बात करें, जैसे मान लो प्लांट की सेल है, इसके अंदर वैक्यूल का साइज क्या है, ज्यादा है। क्लियर है क्या दोस्तों? इस वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है ना? तो इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप, मतलब इस वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोल सकते हो रसधानी रस, रसधानी का रस, रसधानी का रस, ठीक है, या सेल सैप, है ना, मतलब एक लिक्विड टाइप का भरा होता है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली देखो, प्लांट की सेल के अंदर वैक्यूल का ज्यादा रोल है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो ये क्या करता है, मतलब बहुत स्टोरेज करने का काम करता है ये, है ना। अमीनो एसिड, ग्लूको, शर्करा, शर्करा किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम शुगर है। ये कुछ और भी आपके कुछ भोजन वगैरह कर रहे हो तो उसका ये यहां पर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है क्या? सर जी रात से क्वेश्चन पूछिए, बैक चैप्टर क्यों उड़ रहा है? क्यों पूछूं? मैंने तो ब्लॉक कर रखा है, तुम्हें भी ब्लॉक कर दो क्या? पढ़ाई करो। देखो, हर कोई भूलता है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपकी जगह अगर मैं हूंगा मैं भी भूलूंगा। जैसे मान लो मैंने पुराना चैप्टर पढ़ा, वो हर कोई भूलता है, आप भूल रहे हो, मैं भी भूलूंगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज रिवाइज करते हुए चलिए, है ना, रिवाइज आप लोग करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, मैंने एक चीज बताई थी कि आपको अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, इसकी पूरी बॉडी में कोशिका, एक ही कोशिका मिलेगी, क्या मैंने आपको बताया था क्या? दोस्तों अमीबा है ना, अमीबा, जैसे मान लो ये अमीबा, अमीबा है या अमीबा की कोशिका है, एक ही बात है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है। दोस्तों क्या इसके अंदर भी, भाई अगर ये कोशिका है तो इसके अंदर भी वैक्यूल मिलेगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों अमीबा जब मान लो अपना कुछ शिकार करता है, इसका जो भोजन होता है ना, वो अंदर ले आके वैक्यूल में ले आता है, यहां पर वो अपना भोजन है ना स्टोर कर लेता है। तो अमीबा जो होता है ना, ठीक है, क्लियर, इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट आर अमीबा हैज कंज्यूम। अमीबा ने जो भोजन कंज्यूम करा ना, वो बेसिकली इसकी वैक्यूल में आ जाता है, इसकी रिक्तिका में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी वैक्यूल को, इसकी रिक्तिका को हम लोग खाद्य रिक्तिका भी बोल सकते हैं, फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं। चले आगे आ जाओ। चलिए, और दोस्तों मैं कुछ एक चीज और बताऊं, कुछ कुछ एक कोशिका के जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ एक कोशिका के जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ एक कोशिका के जीव ऐसे भी होते हैं जिनके वैक्यूल का इस्तेमाल वो वेस्ट को संग्रहित करने में करता है। मतलब अगर वेस्ट को यहां पर रख लेते हैं और जैसे वेस्ट निकालना होता है ना, वो वैक्यूल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन, या फिर आप लोग बोलो कि वैक्यूल का, यार वैक्यूल स्टोरी तो कर रहा है, अब कुछ वेस्ट बनेगा तो उसको भी स्टोर कर लेगा, इसका खूब जगह, खाली जगह ही है। समझ में आ गई बात को? अच्छा चलिए देखिए, ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों का ग्रुप डी में पूछा गया, आंसर बताए। निम्नांकृत आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम उस अपशिष्ट उत्पाद कहां पर पा सकते हैं? ये एक प्लांट सेल है, आपको ढूंढना है यार, इसमें वेस्ट ढूंढना है, वेस्ट ढूंढना है, कहां पर मिलेगा? तो देखो इसमें ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, काफी खाली स्पेस है ये, इसका मतलब क्या है, ये वैक्यूल है, रिक्तिका है। दोस्तों रिक्तिका में वेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि रिक्तिका खाली, यार आपके कमरे में खाली कमरा है तो उसमें आप लोग कुछ भी वेस्ट वगैरह वहां पर रख दोगे, या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आ गया घर में, खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान मंगा लेते उसमें जाके रख लो, ठीक है। तो ये जो है ना तीर 4 द्वारा दिखाया गया क्षेत्र, ये बेसिकली क्या है, वैक्यूल है, यहां पर आपको अपशिष्ट उत्पाद मिल जाएंगे आपको। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए राज जी तुम कितने भी कमेंट कर लो, बाकी बच्चों को देख पाएंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो कोई कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, तो बाकी के बच्चे बोल रहे हैं इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये राज एक कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप कितने भी कर लो, आप 100 करोड़ कर लो, मुझे एक भी कमेंट नहीं दिख रहा आपका। चलो आ जाओ दोस्तों, राइबोसोम के बारे में बताने की जरूरत है क्या? राइबोसोम के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि हमारी कोशिका है ना, कोशिका में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे सर? पूरी कोशिका में मिलेंगे, है ना। आपको जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके सरफेस पे भी मिल जाएंगे आपको चिपके हुए, और जहां पर आपको मिल रहे हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट को आपने क्या बोला था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पर भी मैंने बताया था राइबोसोम का मेन कार्य क्या है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में एक चीज मैं आपको और बताता हूं, राइबोसोम जो होता है ना, ये किसके बने होते हैं? खुद ये प्रोटीन के बने होते हैं, खुद बनाते भी प्रोटीन है, ये खुद भी प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं ये। क्लियर है क्या? आ जाओ।
ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कोशिका के अंदर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी दोस्तों? डिस्कवरी करी थी जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। लेकिन उन्होंने इनका नाम क्या दिया था? पैलाडेस कॉप्सुकल्स दिया था, पैलाडे के कण दिया था, खुद के नाम पे रख दिया, बोले मैंने डिस्कवरी करी है तो उसको बोलो पैलाडे के कण। बाद में दोस्तों इसका नाम दिया गया राइबोसोम। ये नाम जो दिया गया था वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो ये राइबोसोम की छोटी सी बात है। राइबोसोम मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारी कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, आपने बता दिया। राइबोसोम पाया जाता है। सर आपने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आपने बताया सर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। सर आपने बताया लाइसोसोम पाया जाता है। बताया क्या मैंने? दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं तो दो झिल्ली से घिरे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। क्या सही बात है? क्या सही बात है क्या? तो दोस्तों और कुछ कुछ कोशिकांग ऐसे भी है जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है, जैसे जो बेचारा राइबोसोम है ना, राइबोसोम ये एक पार्ट है, इसके कोई झिल्ली नहीं है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में ये आप लोग टेबल देख पा रहे हो, इसमें बस जो काम की चीज है वही ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं। कुछ कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी बिना किसी झिल्ली वाले कोशिकांग है, बिना किसी झिल्ली वाले। तो एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ ले, चार ऑप्शन दे दे, बताइए इनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है, तो एक एग्जांपल आप लोग ध्यान रखो, कुछ भी याद नहीं रखना, बस एक एग्जांपल राइबोसोम। ठीक है, एक एग्जांपल याद रह जाएगा क्या? सब भूल जाओ जो भी यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऐसे कौन से कोशिकांग है जो कि एक झिल्ली से घिरे होते हैं, एक झिल्ली से घिरे हुए, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कौन से कोशिकांग है जो कि दो झिल्ली से घिरे हुए हैं, दो झिल्ली से, तो दो झिल्ली वाले कोशिकांग के दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। याद रख लोगे क्या? कमेंट करके बताओ। एक तो याद रखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आप लोगों को ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ा है ना, उसमें भी दो लेयर पाई जाती है। और दोस्तों जो गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है, इन सब के चारों ओर एक लेयर होता है। वैक्यूल के चारों ओर एक लेयर होती है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्लियर है क्या? चले आगे। क्लियर? क्लियर है? चलो आ जाओ। चलो अब हम लोग बात करते हैं, हमारी सारी बात हो चुकी है। मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने आपको बताया था कोशिका में चार चीजें पढ़नी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस। दोस्तों किसी भी कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। सर इसका काम क्या है? कोशिका में जितनी भी एक्टिविटी होती है उस सब को मैनेज कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग इसको मैनेजर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या? चले आगे। नहीं वो नहीं पढ़ना आपको विश्वनाथ जी, वो नहीं पढ़ना। क्लियर है क्या? चलिए, तो आप लोग ध्यान रखना, ये सबसे प्रमुख कोशिकांग होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं। इसको ब्रेन भी बोलते हैं कोशिका का इसे मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस की थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझते हैं कि यार हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। समझ में आ गया? न्यूक्लियस भी तो एक प्रकार का कोशिकांग ही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी, हमारे कोशिका में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, वो है आपका न्यूक्लियस। अगर आप लोगों से सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है आप लोगों का? राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। क्लियर है क्या? राइबोसोम होता है। अब होता क्या है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ये कोशिका है, कोशिका में ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या ये कोई झिल्ली से घिरा होता है? कि बिल्कुल इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। बात आ गई समझ में?
दोस्तों इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे कोई पदार्थ अंदर से बाहर आ सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं क्या, छिद्र? बिल्कुल होता है। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भी भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, दिखेगा नहीं आपको, हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ था उसको आपने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था, कोशिका द्रव्य बोला था। तो कोशिका का जितना भी लिक्विड पार्ट है वो कौन कौन सा हो जाएगा सर? एक तो देखो न्यूक्लियस के अंदर है वो, और एक ये बाहर है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य प्लस साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्लस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, इनको मिला के आप लोग क्या बोलते हैं? इनको मिला के आप लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप बोलते हो ना सर प्रोटोप्लाज्म क्या था, प्रोटोप्लाज्म क्या था? ठीक है, समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ, चलिए आ जाओ। तो न्यूक्लियस का अब फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? किसी भी सेल, कोशिका के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो उस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। किसी भी कोशिका का कार्य है ना, वो कौन रेगुलेट करता है? वो न्यूक्लियस ही करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप लोग मुझे बताओ, चलो एक क्वेश्चन कर ले क्या? पहले कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या? एक दो क्वेश्चन करा दूं क्या? बताओ इसका आंसर बताओ। हाँ पहले इसका आंसर बताओ, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस करता है, केंद्र करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे आप लोग मास्टर ऑफ सेल बोलोगे? दोस्तों कोशिका के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो इसको ब्रेन ऑफ सेल, इसके बहुत सारे नाम है, इसको कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, इसको कोशिका का मैनेजर भी बोलते हैं, इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, इसे कोशिका का मास्टर भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके नाम है यार। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है सर? कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा होता है आप लोगों का? राइबोसोम होता है। ठीक है, चले आगे। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम लोग आगे चले थोड़ा सा। बिल्कुल सर, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे आ जाओ। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अभी आपको न्यूक्लियस बताया, थोड़ा सा बेसिक बता दिया आपको न्यूक्लियस का, लेकिन न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा आगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप है या आप ज्यादा डेवलप हो? हम भी इंसान भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग मुझे बताओ एक छोटा सा, बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप है या एनिमल ज्यादा डेवलप है? सर एनिमल ज्यादा डेवलप है। एनिमल तो यहां से वहां भी जा सकते हैं, यहां से वहां भी जा सकते हैं, एनिमल तो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। बैक्टीरिया सर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। बेचारा बैक्टीरिया कुछ कर ही नहीं सकता। हमारी सर सुई चुबा दो, हमको दर्द होता है, हम चिल्लाते हैं, इसके चुबा दो सर, इसके कुछ होगा ही नहीं, रोएगा ही नहीं, है तो सीधा हो जाएगा इसका काम। तो दोस्तों हर एक जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या एनिमल की जो सेल है, एनिमल की जो कोशिका है ना, वो ज्यादा डेवलप है? बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया की जो कोशिका है वो कम डेवलप है? मैं बोल सकता हूं क्या? बताओ बताओ दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या एनिमल की कोशिका में ज्यादा अच्छे फंक्शन होते हैं, इसकी कोशिका में ज्यादा फंक्शन नहीं होते? इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि एनिमल की जो सेल है उसके अंदर जो कोशिकांग है वो ज्यादा है। जैसे हमारे तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो कुछ और काम करता है, राइबोसोम भी है, गोल्जी बॉडी भी है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि सर इसकी कोशिका में ज्यादा कोशिकांग नहीं है।
दोस्तों किसी भी कोशिका के अंदर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक होता है न्यूक्लियस, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस बेचारे के पास में, इसकी कोशिका में सर न्यूक्लियस भी नहीं होगा, तभी तो इसके अंदर ढंग से एक्टिविटी नहीं हो पा रही। बात सही है क्या? तो मैं आपको यह समझाने चाह रहा हूं कि दोस्तों जो कोशिका होती है ना, वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक होती है आप लोगों की यूकैरियोटिक कोशिका। सर इन दोनों में से ज्यादा डेवलप कौन है? यूकैरियोटिक कोशिका ज्यादा डेवलप है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कम डेवलप है, ठीक है। सर टेक्निकल के नोटिफिकेशन में हिंदी एंड इंग्लिश साइंस दिख रहा है और इंग्लिश में जनरल साइंस। दोस्तों वो चेंज हो गया, वो आपका पुराना है आपका ऋतिक जी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इस कोशिका में बेचारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, या पाया भी जाता है टूटा फूटा पाया जाता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक आपको मिलता है वेल डेवलप, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, क्या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक चीज पाई जाती है क्या? बिल्कुल। दोस्तों बेचारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता ही नहीं है, जबकि इनके पास में मिलता है। तो मैं आपको वो चीज बता दूं क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ क्या पाया जाता है? सिर्फ क्या पाया जाता है वो बता दूं क्या? जो चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगी वो चीजें आपको यूकैरियोटिक कोशिका में तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेगी। तो मैं वो चीज बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केवल क्या पाए जाते हैं? आ जाओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। याद रख लोगे क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम मिलते हैं क्या? राइबोसोम, बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आपको राइबोसोम मिलते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या और क्या मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के सेल के चारों ओर क्या आपको सेल वॉल कोशिका भित्ति मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। सेल वॉल के अंदर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो मिलता है क्या? बिल्कुल मिलती है। केवल ये चार चीजें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। दोस्तों क्या यूकैरियोटिक कोशिका में चारों चीजें मिलेगी क्या? अरे बिल्कुल सर, यूकैरियोटिक कोशिका में ये चीजें तो मिलेगी मिलेगी। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, राइबोसोम मिलेंगे, सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। इसके अलावा बताओ और क्या क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगी, लाइसोसोम मिलेगा, और बताओ और क्या क्या होता है ना? तो बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। तो आप तो सिंपली ये याद रखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल ये चार चीजें पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मुन्ना भैया ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको मिलेगी कौन से जीव में? दोस्तों आपके लिए एक बहुत आसान चीज हो गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल किस में मिलती है? बैक्टीरिया में मिलती है, जीवाणु में मिलती है, केवल बैक्टीरिया में मिलती है। यानी अगर मैं पूछूं प्लांट में कौन सी मिलती है कोशिका? यूकैरियोटिक। एनिमल में कौन सी मिलती है? यूकैरियोटिक। किसी फंगस की बात करें उसमें कौन सी मिलती है? यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलती है। बात समझ गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या? अरे नहीं कर सकते दोस्तों। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हें आप लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सी कोशिका मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? तो प्यारे दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो है। तो बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। एक लड़का है सोनू कुमार जी बोल रहे हैं सर क्लास ज्यादा हो रहा है सर, इसका मतलब क्या है? सोनू कुमार जी कमेंट करके बताओ। बताओ दोस्तों, जो साइनोबैक्टीरिया है,
वो दिखने में एल्गी की जैसे दिखते हैं, शैवाल की जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम लोग इनको ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। दिखता शैवाल की जैसे बट शैवाल नहीं है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अरे साइनोबैक्टीरिया को ही तो बोल रहे हैं, और साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका मिलती है, प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी आप लोगों के चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, उन सभी में कौन सी कोशिका मिलेगी, यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। क्या अंतर समझ में आया, क्या अंतर समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल केवल आपको बैक्टीरिया में मिलेगी, बाकी जितने भी जीव होते हैं सभी में आपको यूकैरियोटिक मिलेगी, है ना। और आपको साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ध्यान रखोगे आप लोग, जिसे आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो केवल आपको यहां पर इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी, इनमें आपको बाकी जितने भी जीव है सब में यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिसमें केवल 4 चीजें पाई जाती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, आपको राइबोसोम और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। इनमें केवल ही 4 चीज मिलेगी, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ना ही इन कोशिका में आपको गोल्जी बॉडी मिलेगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सी कोशिका मिलती है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है क्या, बिल्कुल, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल नहीं होती, उसका नाम बता दो जल्दी से। मैंने पढ़ा चुका हूं सर, आपने बताया था, उसका नाम क्या है, भूल गए क्या? अरे उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर है क्या दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका में आपको सेल वॉल मिल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, ये राइबोसोम मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मुझे बताओ एनिमल में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक पाई जाती है, सब में यूकैरियोटिक पाई जाती है, लेकिन एनिमल में आपको क्या नहीं मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा एनिमल में। एनिमल की सेल में आपको प्लास्टिड भी नहीं मिलेगा। याद आ रहा है, थोड़ा सा चीज रिलेट कर पा रहे हो? देखो कितने सही सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आ जाओ, चलो मैं लिख पाता हूं सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल मिल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म मिल जाएंगे, और बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर ये चारों तो मिलेंगे ही, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल जाएगा, गोल्जी बॉडी भी मिल जाएगी, ठीक है, आप लोगों का लाइसोसोम भी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसमें। चलिए और डिफरेंस बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल और केवल आपको बैक्टीरिया में मिलेगा और आर्किया में। आर्किया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है ना, ये कम डेवलप बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया और आर्किया में आपको ये मिलेगी प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी जितने भी एनिमल्स, प्लांट, कवक, सब में आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। दोस्तों और डिफरेंस बताओ। दोस्तों अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में यहां पर आपको प्रेजेंट होता है। क्लियर? और बताओ, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसकी साइज जनरली स्मॉल होती है, छोटी होती है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी जो साइज होती है वो आप लोगों की क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आ गया बात को? ठीक है, एक चीज मैं और बताऊं, राइबोसोम आपको दोनों जगह मिल रहे हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो स्मॉल मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो बड़े मिलते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। राइबोसोम को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे होते हैं, 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं ना, वो आप लोग के छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो बड़े पाए जाते हैं। इन छोटे वाले को बोलते हैं 70S और बड़े वाले को बोलते हैं 80S। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है राइबोसोम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 70S वाले की वो क्या है, सब यूनिट्स क्या है, 30S और 50S, आप लोग बोलोगे सर मिलके तो 80 हो रही है, इसमें 10 कॉमन होता है। और 80S वाले की सब यूनिट्स अगर आपसे पूछे तो 40S और 60S। क्लियर? बस इतना सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो क्या आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, 2 बज गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग कल आपका ये पूरा हो जाएगा। बस
30-35 मिनट की क्लास बची है, कल आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। अब ये मत समझो सर कोशिका है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, यार ये चैप्टर ही एक्चुअली में बहुत बड़ा है ना। और आपको लग रहा होगा कि सर मुझे इसमें दिक्कत आती है, मतलब आप लोग कि सर मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, हर किसी को आती है। लेकिन आप एक की जगह 2 बार पढ़ लो, 2 की जगह 3 बार पढ़ लो, दिमाग में घुसना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं। 40 में से 40 चाहिए, 30 में से 30 चाहिए, 25 में से 25 चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।